अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। मुल्क में 26वीं आइनी तरमीम नाफिजुल अमल हो गई। हमने सैटरडे और संडे को देखा कि खूब गहमा गहमी रही इक़्तिदार के ऐवानों में, और उसके बाद जो हुकूमत ने तजावीज़ दी हैं मुल्क में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में आइनी अदालत से मुतल्लिक, वो मंजूर हुई। इसके जो चीदा नुकात हैं कुछ अहम, वो भी आपके सामने रखते हैं, और फिर ये जो तरमीम हुई हैं इसके असरात क्या होंगे उसको अपने तजियाकारों से डिस्कस करते हैं। जनाब, अब इस तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आइनी बेंचेस कायम होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो इंतखाब है वो सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर मोस्ट यानी 3 सीनियर तरीन जजेस में से पार्लियामेंट की एक खुसूसी 12 रुकनी कमेटी करेगी, जिसमें 8 MNAs होंगे और 4 सेनेटर्स होंगे। लेकिन दिलचस्प बात ये कि ये जो कमेटी है इसमें जितनी ज़्यादा अक्सरियत जिसकी होगी पार्लियामेंट के अंदर, उसके उतने ज़्यादा मेंबर्स होंगे। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दी गई है। अब जजेस के तकर्रुर के लिए भी इसमें वजाहत से एक कमीशन कायम कर दिया गया है। 13 रुकनी एक कमीशन है जिसकी आपको डिटेल्स आगे जाकर हम देंगे। लेकिन इसका एक सियासी पहलू भी है। इससे हुकूमत ये दावा करती थी कि कुछ उसके मकासद हैं जो वो हासिल करना चाहती है, उसको हम डिस्कस करते हैं। लेकिन अपोजिशन ने इसके ऊपर बड़ी तनकीद की। अपोजिशन कहती है कि आइनी तरमीम जो की गई है वो तो अदलिया पर हमला है, अदलिया की आज़ादी ख़त्म की गई है, मलिक कयूम कोर्ट बना दिया गया है। और हामिद खान साहब ने तो ये तक कहा कि तहरीक के लिए एक्शन कमेटी बना रहे हैं, इसके ऊपर काम जारी है। बट हुकूमत अपने स्टांस के ऊपर कायम है। कल बड़ी गरजदार तकरीर भी की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तरमीम से पाकिस्तान का मुस्तकबिल मज़ीद मुस्तहकम और मजबूत होगा और किसी वज़ीर आज़म को घर अब नहीं भेजा जा सकेगा। ये भी कहा गया कि 17 लोगों से यानी 17 जजेस से गैर आइनी इक़्तिदार, ताकत या इंतखाब का इख्तियार लेकर वोट से जो आए होते हैं लोगों के नुमाइंदा अफराद, उनको ये इख्तियार दिया गया है। ये जो हुकूमत दावा कर रही थी और इसके पीछे मकासद बता रही थी, क्या ये मकासद हासिल करने में कामयाब हो सकेगी इन तरमीम के ज़रिए? बुनियादी सवाल अपने तजियाकारों के सामने हमने ये रखा है। मज़ीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। जितने हमारे सवालात हैं हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए। इरशाद भट्टी साहब, सोहेल वड़ायत साहब, रीमा उमर साहिबा और सलीम साफ़ी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। रीमा, आपसे शुरू करना चाहूँगी। इसमें जो कानूनी नुकात हैं उनकी आप वजाहत तो करेंगी, लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि जब हम तजावीज़ हमारे सामने थी आइनी तरमीम से मुतल्लिक, तो एक आपने राय दी थी कि माकूल हल ये हो सकता है कि आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंचेस बना दिए जाएं। अब वो बेंचेस बना दिए गए हैं, लेकिन जो तरीक़ाकार और जो निटी-ग्रिटीज़ हैं, क्या आप उससे मुतमईन हैं? जी शुक्रिया लीना, बिल्कुल मुतमईन नहीं हूँ। मैं तो ये कहूँगी कि मेरे लिए बहुत बड़ा धचका है ये, क्योंकि मुझे आखिर तक लग रहा था कि शायद पार्लियामेंट इस एक्सटेंट तक ना जाए। मुझ जैसे लोग बहुत ये बात करते थे कि पार्लियामेंट के पास आइन साजी का हक है और पार्लियामेंट रीजनेबली बिहेव करेगी। अनरीजनेबल, मैलिफाइडे आप एक्सपेक्ट नहीं करते अपनी पार्लियामेंट से जो लोगों की नुमाइंदगी करती है। लेकिन मैं गलत साबित हुई और ये अमेंडमेंट्स पास हुई, और इन अमेंडमेंट्स के बाद आज से 21 अक्टूबर 2024 से पाकिस्तान में अदलिया इंस्टीट्यूशनली इंडिपेंडेंट नहीं है, इंस्टीट्यूशनली आज़ाद नहीं है। और मेरे लिए बहुत ये दुख की बात है, क्योंकि दुनिया भर में जब भी मैं वकला की, जजेस की कॉन्फ्रेंसेस में होती थी, तो पाकिस्तान की अदालत, पाकिस्तान की जुडिशरी से जो जूरिस्प्रूडेंस फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड आती थी, उसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स थे पाकिस्तान में जो लिए गए, जिसको बहुत अप्रिशिएट किया जाता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे बाकी इंडिकेटर्स हैं, अब अदलिया पे भी यही सवाल होगा कि पाकिस्तान में इन अमेंडमेंट्स के बाद, बिलावल भुट्टो साहब की तकरीर सुना रही थी, उन्होंने काले सांप का जिक्र किया। क्या हम ये श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि ये काला सांप सिर्फ अदालत ही थी, या अदालत के साथ कुछ और भी वो पावर सेक्टर्स थे जो आज भी हैं, जिनका हम नाम नहीं लेते? क्या अदलिया खुद से
डेमोक्रेसी को, सिविलियन सुप्रेमेसी को कमजोर कर रही थी, या जिनके साथ वो ये काम कर रही थी वो आज भी वही है और वो काला सांप वहीं घूम रहा है पार्लियामेंट के इर्द गिर्द। पहली बात तो ये। दूसरा, मुझे हंसी आ रही थी कि हम बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा गया। शायद हमारी मेमोरी थोड़ी जो है इसमें वीक है, क्योंकि जब गिलानी साहब को घर भेजा गया था तो नवाज शरीफ साहब बहुत खुश थे, बल्कि उन्होंने पहले ही मुतालबा कर दिया था कि आप रिजाइन करें, आपको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सजा सुनाई है अदालत ने। जब इफ्तिखार चौधरी साहब का जुडिशियल एक्टिविज्म पीक पे था तो पीएमएलएन खुशियां मना रही थी क्योंकि पीपल्स पार्टी कमजोर हो रही थी। जब पैनामा का मामला शुरू हुआ तो पीपल्स पार्टी ने नून लीग के खिलाफ, आप अदालतों में कार्रवाई देखें, आप पीपल्स पार्टी का मौकफ देखें। तो जब हम अदलिया पे, और मैं आपको मालूम है जब से इस शो पे आई हूँ मैं बहुत क्रिटिक रही हूँ अदलिया के ट्रांसग्रेशंस पे, कि अदलिया ने बाकी जो ब्रांचेस ऑफ स्टेट हैं उन पे ट्रांसग्रेस किया, ट्रेसपास किया उनकी पावर्स में, जमहूरियत को कमजोर किया। लेकिन अदलिया ने खुद से नहीं किया, कोई सियासी जमात उनके साथ मिली हुई थी या वो काला सांप जो अभी मंडला रहा है वो उनके साथ मिला हुआ था। तो इसको हमें भुलाना नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब दिस इज द क्लासिक केस ऑफ थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर। जुडिशरी में मसाइल थे, एक्टिविज्म के, ओवर रीच के, कॉम्पिटेंस का इशू था, ट्रांसपेरेंसी नहीं थी उनके अपॉइंटमेंट्स में। लेकिन ये जो तरामीम है ये उसमें से किसी भी मसले को हल नहीं करती, बल्कि मैं क्यों कह रही हूँ थ्रोइंग द बेबी आउट विद द बाथ वाटर, क्योंकि आपने आज़ाद अदलिया, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान में है ऑन पेपर, उसका एक अहम हिस्सा है। यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर्स है, यहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस हैं कि आपकी पार्लियामान होगी जो लोगों की नुमाइंदगी करेगी, आपकी एग्जीक्यूटिव होगी और आपकी एक आज़ाद अदलिया होगी जो उन बाकी ब्रांचेस को भी अकाउंटेबल ठहराएगी जैसे बाकी ब्रांचेस अदलिया को अकाउंटेबल ठहराएंगे। आपने ये पूरा जो सिस्टम है उसको अदलिया के खिलाफ और पार्लियामेंट और खास तौर पे एग्जीक्यूटिव की फेवर में टिल्ट कर दिया। अब जो 13 मेंबर कमीशन है उसमें से सिर्फ 5 जजेस बचे हैं। आपकी वास्ट मेजॉरिटी जो है वो हुकूमत की नुमाइंदगी करती है या पार्लियामेंट की नुमाइंदगी करती है। आपके चीफ जस्टिस जो है वो पार्लियामेंट्री कमेटी अपॉइंट करेंगे। आपके जो सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनमें हमेशा एक टेंशन रहेगी कि हमने पार्लियामेंट को, हुकूमत को खुश करना है अगर हमने चीफ जस्टिस बनना है। जो बेंचेस की आपने बात की, मैंने भारत की एग्जाम्पल दी थी उनकी लॉ कमीशन की। वहां ये जुडिशियल कमीशन जो एग्जीक्यूटिव कंट्रोल्ड है या पार्लियामेंट कंट्रोल्ड है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस नहीं बनाता, वहां अदलिया खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस बनाती है ताकि ज्यादा एफिशिएंटली ये मामलात जो हैं वो सुने जाएं। तो यहाँ मसला क्या है कि आपने इख्तियारात जुडिशियल कमीशन में, जिसमें जुडिशियल मेंबरान माइनॉरिटी में है और एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट्री मेंबरान मेजॉरिटी में है, उन्हें दे दिए हैं। वही बनाएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस, वही बताएंगे उनमें कौन बैठेगा, और वो बदल भी सकते हैं। अगर आज उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाया फिर वो उसको तब्दील करके, अगर उन्हें फैसले पसंद नहीं आ रहे तो उसको तब्दील भी कर सकते हैं। इस पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सो लीना, ये सब ये दिखाता है कि आपने अदलिया को बेहतर करने के बजाय अदलिया की आज़ादी ही खत्म कर दी। और हम याद करेंगे एक आज़ाद अदलिया को जब हम देखेंगे कि अब एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के कुछ भी एक्सेसेस हो तो एटलीस्ट ऑन पेपर, शायद फाइट बैक हम देखें जुडिशरी की तरफ से, एटलीस्ट ऑन पेपर ये एक ऐसी जुडिशरी रह गई है जिसके पास वो इख्तियारात ही नहीं है। और जो एक्चुअली रिफॉर्म्स की ज़रूरत थी जो हमने देखे अलीना, पिछले साल हमने देखा जो 184(3) की पावर्स थी उसमें अपील डाली गई। हमने देखा कि चीफ जस्टिस से इख्तियारात जो हैं डाइल्यूट करके कमीशन को दे दिए गए। इसको हमने देखा नहीं कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। फौरन ही मजीद हम फंडामेंटल चेंजेस हमने अदलिया पे कर दी। तो मुझे बहुत दुख है क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी जो पाकिस्तान है उसमें एक आज़ाद अदलिया की ज़रूरत थी जो आज से पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन रीमा, अगर चीफ जस्टिस का तकर्रुर, मैं मानती हूँ आपका जो सीनियर जजेस से मुतल्लिक गिला है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस वैसे का वैसे ही और जो आइनी केसेस हैं जिनसे मुतल्लिक गिला आता था कि बहुत ज़्यादा सियासत ज़्यादा पूरी की पूरी कोर्ट हो जाती है, टाइम कंज्यूम करते हैं, ऑल ऑफ दैट, तो वो सब कुछ वो सब अगर एक बेंच के पास अब चले जाएंगे तो क्या इससे सियासत या अदालत के दरमियान में इन्वॉल्व होने का उनसर कम ना हो जाएगा कहीं ना कहीं?
अरीना, आपके सवाल में ही कॉन्ट्रडिक्शन है। एक सियासी इन्फ्लुएंस वाली जुडिशल कमीशन अगर एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनाती है, क्या वो ज़्यादा सियासी होगा या कम सियासी होगा? आपके पर्सपेक्टिव पे शायद डिपेंड करे। अगर आप चाहते हैं एक तरह के फैसले आए, शायद आपको वो बिल्कुल सही आईनी फैसले लगें, लेकिन अगर आप प्योरली इंस्टीट्यूशनल टर्म्स में देखें, एक सियासी कमीशन अगर एक बेंच बनाएगा, क्या वो सियासी नहीं होगा? सवाल है ये। एक छोटी सी आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ। बहुत सी मेरे ख्याल ये गलत मिसालें दी जाती हैं कि दुनिया में कहीं भी जुडिशरी जो है वो खुद अपॉइंटमेंट्स नहीं करती, पार्लियामेंट ही करती है, एग्जीक्यूटिव ही करती है। अमेरिका की एग्जांपल दी जाती है। फॉर एग्जांपल, अमेरिका में उन्होंने इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी इंश्योर करने के लिए एक और चीज़ की है जो पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ लाइफ टर्म्स होती हैं जजेस की। एक दफ़ा अपॉइंट तो वहाँ हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्यों, ताकि वो आज़ाद रहें, वो लाइफ अपॉइंटमेंट्स होती हैं कि आप उन्हें ऐसे निकाल नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 65 की उम्र में वो रिटायर हो जाएंगे। बाकी आप बेहतर मिसालें दुनिया में देखें। हम सबसे पहले यूके की एग्जांपल देते हैं। वहाँ एक कमीशन है, जुडिशरी उसमें मेजॉरिटी में है। रिफॉर्म हुआ कुछ साल पहले ब्रिटानिया में, और उन्होंने उस कमीशन को पावर दी कि वो जजेस अपॉइंट करें। साउथ अफ्रीका की भी दुनिया में अच्छी मिसाल समझी जाती है, वहाँ पे भी इस तरह की कमीशन है। इंडिया में भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो चीफ जस्टिस जो हैं उनकी रिकमेंडेशन पे की जाती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये हमें मिसालें सिर्फ कहीं मिलती नहीं हैं। और मेरे लिए ये अहमियत रखता है कि बैनुल-अक़वामी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो क्या कहते हैं। आपकी यूएन ह्यूमन राइट्स कमेटी, आपके बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी पे, वो क्या कहते हैं। और वो यही कहते हैं कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस जुडिशरी के इंस्टीट्यूशनल मामलात में कम से कम होनी चाहिए। और ये जो बैलेंस था, इसको रिस्टोर करने की जगह हमने वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव के तरफ टिल्ट कर दिया है। तो अनफॉर्चुनेटली ज़रूरत थी कि आपने बैलेंस को वापस रिस्टोर करना था, लेकिन रिस्टोर करने के बजाय आपने उसको अदलिया के खिलाफ टिल्ट कर दिया है। ये मेरा कंसर्न है। अच्छा, पहली जो आपकी पाकिस्तान के हालात वाक़यात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखते हुए जो पहले आपकी बात थी ना, वो उससे भी दिलचस्प, मैं वो बढ़ाना चाहूँगी। सुहेल वड़ाइच साहब के पास लेके जाना चाहूँगी। सुहेल साहब, क्या आपको भी ऐसा ही लगता है, जो सांप था उसका तो आपने कुछ किया नहीं, वो तो अभी भी मौजूद है। आपने जो दरमियान में एक इदारा था, कुछ ना कुछ कर सकता था मीडियरी, उसको आपने बिल्कुल अब टूथलेस क्या कहें, उसके हाथ बांध दिए और उसको ख़त्म कर दिया। देखिए, तो सोच में फ़र्क है। मेरी सोच इससे इत्तेफाक नहीं करती। मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट होनी चाहिए। ये जजेस, चेंबर्स के जजेस थे, सारे एक दूसरे से मिले होते थे, हमेशा मफादात पे काम करते थे। दुनिया में कहीं इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को नहीं निकाला जाता, ये निकाल देते थे। मुनीर से लेके आज तक इन्होंने क्या जमहूरियत की मजबूती का काम किया है। हमेशा जमहूरियत को जो है वो नुकसान ही पहुँचाया है, और डिक्टेटरों को ये इख्तियार दिया कि आप आइन में तरमीम भी खुद कर लें। वो प्रॉब्लम ये होता है कि हम तो सियासत की नज़र से देखते हैं, और रीमा साहबा जो है हमारी बड़ी मोहतरम है और बड़ी माशाल्लाह लायक है, फायक है, लेकिन वो ज़ाहिर है एक वकील की नज़र से, एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट की नज़र से देखती हैं। तो प्रॉब्लम ये होता है कि जिस तरह हमारे लिए सियासत के खुदा सियासतदान हैं, उनके लिए जो है मुल्क के खुदा जज हैं और अदलिया है। तो यही प्रॉब्लम होता है कि ये जो वकला होते हैं, जब इनसे सियासत पे एडवाइस ली जाती है, तो आम तौर से चूंकि उन्होंने रोज जजेस के सामने पेश होना होता है, हर रोज जजेस को मी लॉर्ड कह के पुकारना होता है, तो एक लाजमी तौर पर उनका एहतराम और उनकी कदर मंजिलत, और उनको ही बेसिकली होते तो आइन की तशरीह के लिए हैं, लेकिन वो खुद आइन बन जाते हैं। होते तो खुदा का काम है इंसाफ देना, लेकिन और ये खुदा के नुमाइंदे हैं, लेकिन ये खुद खुदा बन जाते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है हमारे जुडिशरी के अंदर। हमने देखा है कि इनके अंदर तकब्बुर है और इनके अंदर ये है, और उसके नतीजे में आप देखें कि अगर इतने ही जुडिशरी के फैसले दुरुस्त होते और इतने ही उनको जो इख्तियार दिए गए होते, तो वो आज तक फिर मुल्क को ठीक कर देते।
अब आप देखें ना, जब इफ्तिखार चौधरी से लेके आज तक तो जुडिशरी ही का ही दौर चल रहा था ना। बेचारे ना सियासतदान कुछ कर सकते थे ना कुछ और कर सकते थे, तो जुडिशरी ने कौन सी पाकिस्तान के अंदर इस्लाहात कर दी। साकब निसार ने क्या किया, अस्पतालों पे छापे मारते रहे। इफ्तिखार चौधरी साहब ने क्या किया, सारी हुकूमत ला के अदालत के अंदर खड़ी कर दी। अता बंदयाल साहब ने क्या किया, आज सारा जो मुल्क के अंदर क्राइसिस है उनका क्रिएटेड है। तो इससे पहले जस्टिस खोसा साहब को देख लें, तो ये सारे बड़े लर्नेड जज थे, बड़े खुदा के खास बंदे थे। तो उनको हमने इख्तियार दिया, खुद ही अपनी अपॉइंटमेंट्स करते थे, खुद ही सब कुछ करते थे। तो उसका नतीजा ये निकला कि ये पाकिस्तान आज इस हालत में है। तो अब जरा दूसरों को भी देख लें। ठीक है, जो वो कहते थे शुरू से कि जी अदलिया हमारे रास्ते में रुकावट है, पीछे एस्टेब्लिशमेंट होती है। तो इस दफा एस्टेब्लिशमेंट क्योंकि थोड़ी सी इधर आ गई है, उनके जाहिर है मकासद अदलिया पूरे नहीं कर रहे। तो चले फर्ज करें नाग वो है या नाग वो है, आपके बकौल में तो दोनों को नाग नहीं समझता। तो चलो अगर एक नाग का खात्मा हो गया है तो बेहतर है। अगर पार्लिमान के गिर्द या अवामी राय के गिर्द कोई दो नाग थे या एक नाग को चलाने वाला था, कोई मदारी था, तो चलो कोई एक नाग तो खत्म हुआ। तो अच्छा। बुनियादी बात यह है कि इसको समझने की जरूरत है। और दूसरा ये होता था कि भाई जब अदलिया का फैसला हो जाता है ना, उसमें तरमीम कोई नहीं होती, फांसी लग जाती है, अदालत असेंबली टूट जाती है। ठीक है, ये पार्लिमान की जो तरमीम है ये हर हुकूमत अगले साल आती है, 2-4 साल बाद उसके अंदर तब्दीली ले आती है। ये 19वीं तरमीम के जरिए अदलिया को इख्तियारात मिले थे। फिर इससे पहले जो 1973 का आईन बना था उसके फौरन बाद उसमें अदलिया के हवाले से तरमीम आ गई थी। फर्ज करो अगर ये अनबैलेंस्ड है, फर्ज करो जो रीमा साहबा की बात मान भी लेते हैं, तो अल्टीमेटली बैलेंस आ जाएगा। इसकी जब खराबियां सामने आएंगी तो डेफिनेटली फिर उसके हक में हम भी आवाज बुलंद करेंगे। अच्छा। और देखेंगे। अभी तो हमने अदलिया की खराबियां नोट की हैं, जो पिछला दौर जिसमें उनका अरूज था जुडिशियल लेकिन सर जैसे अब चीफ जस्टिस को इंतखाब करने का, ऑफ कोर्स एक सेकंड, अब जैसे चीफ जस्टिस को इंतखाब करने का पैनल है उसके अंदर अक्सरियत उसकी होगी मेंबरान की जो ट्रेजरी बेंचेस में है, यानी जिसकी पार्लियामेंट के अंदर अक्सरियत है यानी हुकूमत। तो इस तरह तो सारा का सारा इदारा हुकूमती खुशामदी नहीं बन जाएगा। देखिए दो बातें हैं। एक तो देखो हमें अमेरिका की अदालत में भी ये पॉलिटिकल डिवाइड नजर आती है। अच्छा। जो रिपब्लिकन के दौर में जजेस होते हैं, आपने अक्सर देखा कि वो डिवाइड हमें वहां भी सुप्रीम कोर्ट में नजर आती है। दूसरी बात यह है कि क्या जो फौज है, जिस वक्त जर्नैल का इंतखाब हो रहा होता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, उस कमेटी में कोई जर्नैल होता है? कोई नहीं होता। ठीक है, और वजीर आजम होता है। तो ये दुनिया में आपको बेसिकली ये जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वैसे ये तो हमने देखा है सर, जब उनकी अपॉइंटमेंट होती है वो भी कंट्रोवर्शियल बन जाती है। हम पहले बात सुन लेना, फिर बात मैंने तो आपकी कभी बात नहीं काटी। जी सर, गुजारिश ये है कि ये जो सारा पॉलिटिकल सिस्टम बना है इसमें बुनियादी बात यह है कि ये इख्तियार अवाम के पास है। अच्छा। और जो पार्लियामेंट है ये अवाम की नुमाइंदा है, और वजीर आजम उनका चोजन जो है वो इलेक्टेड हेड है। ठीक है। तो इसलिए ये इख्तियार बेसिकली, चाहे आप वजीर आजम, पॉलिटिकल पार्टी, जो मर्जी उसको बुरा नाम दे लें, बेसिकली तो ये अवाम को मिला। अच्छा रीमा, अभी ऐड करना चाहेंगे? मैं बाकियों की ले लूं। जी अगर मैं अभी कर लूं फिर बाद में नहीं करूंगी। चलिए फिर मुख्तसर रखिएगा। देखिए 3-4 बातें हैं छोटी छोटी। पहली तो मेरा तो खुदा नहीं है, ना मैं लिटिगेटर हूँ, ना मुझे माय लॉर्ड करके सर झुका के पेश होना पड़ता है जजेस के सामने। तो मेरा तो ये नहीं कंसर्न या कंस्ट्रेंट। और मेरे लिए अगर मैं किसी चीज़ को एक सेक्रेट डॉक्यूमेंट समझती हूँ तो वो जो पाकिस्तान का 1973 का आइन है उसे समझती हूँ, जो इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी गारंटी करता है। वो पार्लियामेंट की जो रिप्रेजेंटेशन के पार्लियामेंट लोगों की नुमाइंदगी करेगी उसको भी रिकग्नाइज करता है, वो एग्जीक्यूटिव के इख्तियारात को भी रिकग्नाइज करता है। तो मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट और जो वो कंस्ट्रेंट्स सब इदारों पे लगाता है वो अहम है। और यहाँ मुझे लगता है कि अदलिया के जो इख्तियारात हैं जो हमें आइन से मिलते हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी जो प्रियम्बल में गारंटीड है,
उस पे इन्फ्रिंज करते हैं। पहली बात ये। दूसरी बात, मुझे कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो लोग मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स को जस्टिफाई करते थे, कुछ वो याद आती है, क्योंकि यही कहा जाता था कि आपको जमहूरियत ने, इस शो पे भी कुछ लोग बात करते थे कि जमहूरियत ने आपको क्या दे दिया, हम वहीं के वहीं हैं, हर इंडिकेटर पे हम नीचे जा रहे हैं, लोग जो है पॉवर्टी जो है बढ़ रही है, लोग ना खुश हैं, तो जमहूरियत आपने ट्राई कर ली, अब आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी ट्राई कर लें, शायद उससे बेहतरी आ जाए। मेरा ख्याल है ये जो आपके हल हैं उसका जो मसला है उसके साथ एक कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। मेरा ख्याल है जमहूरियत में इस मुल्क में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उसका हल मिलिट्री डिक्टेटरशिप नहीं है। अदलिया के फंक्शनिंग में बहुत से मसाइल हैं, लेकिन उसका हल ये नहीं है कि आप उसको सबसर्विएंट कर दें एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट से। सो ये मेरे लिए एक अहम चीज़ है। तीसरी बात, बहुत से लोग ये कंपैरिजन करते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो तो आर्मी चीफ खुद नहीं लगाते। देखिए, आज़ाद अदलिया जो है, जुडिशरी, वो रियासत जो है, स्टेट, उसका तीसरा ब्रांच है, फौज तीसरा ब्रांच नहीं है। इसीलिए हम इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की बात करते हैं, हम इंडिपेंडेंस ऑफ द फौज या मिलिट्री की बात नहीं करते, वो तो एग्जीक्यूटिव का ही एक हिस्सा है। इसलिए उसमें ये सवाल ही नहीं उठता कि इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस जो है वो गारंटीड है या नहीं है। और आखिरी बात अलीना, देखिए, पाकिस्तान में शायद ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का डिफरेंस है, लेकिन पाकिस्तान मेरी नजर में एक आईनी जमहूरियत है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। दुनिया में बहुत से फेजेस आए, मोनार्की से हम पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी की तरफ गए, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी ने जब लोगों के हकूक खुद पामाल किए तो फिर हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसीज की तरफ आए, जहां आइन फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट करता है और जजेस जो हैं वो इंश्योर करते हैं अकाउंटेबिलिटी। वो ये सिस्टम है जो मैं डिफेंड करती हूँ, जो मेरी नजर में अच्छा सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी किसी भी अकाउंटेबिलिटी या चेक्स एंड बैलेंसेस के अगर बगैर हो तो हम ये देखा है 21st सेंचुरी बहुत से मिसालें आपको मिलती हैं कि ये एक बहुत खौफनाक सूरत हाल भी पैदा कर सकता है। और ये ना आखिरी छोटी सी बात, फिर मैं और नहीं बोलूंगी शो में, ये जो हम बात करते हैं ना जस्टिस मुनीर किसने अपॉइंट किए थे? जजेस ने खुद अपॉइंट किए थे? नहीं किए थे। भुट्टो को फांसी किन जजेस ने दी थी? क्या वो जजेस जो हैं वो एग्जीक्यूटिव से अपॉइंटेड नहीं थे? तो जब हम देखते हैं कि हम माजी की जो मिसालें देते हैं, जो अभी हमने हल दिया है वो उससे कॉरेस्पॉन्ड ही नहीं करता, क्योंकि जो बदतरीन मिसालें हैं हमारी वो एग्जीक्यूटिव अपॉइंटेड जजेस ही थे। तो जब हम काला सांप की बात करते हैं या हम मजीद इश्यूज की बात करते हैं, वो सिर्फ अपॉइंटमेंट प्रोसेस से हल नहीं होंगे। ये मेरा कहने का मकसद। ठीक है, मैं जानती हूँ सुहेल साहब आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, सलीम साफी साहब की राय भी शामिल करते हैं। सब कुछ बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आईनी तरमीम से मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं। सुहेल साहब, आप ब्रेक से पहले जवाब देना चाह रहे थे रीमा की बात का। देखें, जब ये जुडिशल एक्टिविज्म की तहरीक चली, जिसमें जाहिर है सारी सोसाइटी की मेजॉरिटी ने साथ दिया, तो उस वक्त कहा कि रियासत तो माँ जैसी होती है, अदलिया आज़ाद होगी तो मुल्क की इकॉनमी तरक्की कर जाएगी, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी, मुल्क जो है वो तब्दील हो जाएगा। मुझे एक बड़े ही काबिल वकील ने उस वक्त ये कहा कि देखें, जजेस जो होते हैं ना, ये पॉलिटिशियन से बहुत बेहतर होते हैं, तो आप इनको चलाने दें, क्या बात है, ज़्यादा से ज़्यादा ये अगर डोमिनेट भी कर लेंगे तो क्या होगा। तो हम ये सारे उस फेज से गुजर के आए हैं। अब उस फेज से हम उस सांप से, उस बिच्छू से दोबारा डंक लगवाने को तैयार नहीं है। जिस बिच्छू ने हमारी असम्बलियां तोड़ी, जिस बिच्छू ने इलेक्टेड वजीर आज़म को तोड़ा, मीडिया पर जब पाबंदियां लगी तो ये बोले तक नहीं है, इन्होंने लोगों को सजाएं होने दी हैं। डिक्टेटरों के ज़माने में नैब की इन्फ्रिंजमेंट के खिलाफ नहीं बोले, नैब को तो इन्होंने आज तक जो है वो ख़त्म नहीं किया, लेकिन आइन के अंदर जो 2/3 से पास तरामीम थी उनको अंडू करते रहे। तो ये एक लंबी बहस है। सवाल ये है कि क्या जिस तरह जजेस को ये इख्तियार था और सब ने माना, फांसियां लोगों ने ले ली, उस वक्त तो भुट्टो ने एहतजाज नहीं किया। लोग नवाज शरीफ को जिस दिन इन्होंने कहा उस दिन वो इस्तीफा दे के घर चला गया। जिस दिन जो यूसुफ रजा गिलानी को तौहीन अदालत में जो है सजा दी, वो भी इस्तीफा दे के चले गए। तो बात यह है कि पार्लियामेंट का इख्तियार है,
कि वो कानून साजी करें, तो अब बर्दाश्त करें कि जिस तरह उनके जुल्म जो थे वो सब ने बर्दाश्त किए, बेचारे सर हिला के सर नीचे करके सब अमल करते रहे। तो थोड़े दिन ठहर जाएं, आइन के अंदर दोबारा तरमीम हो सकती है। अगर इतनी ही डिक्टेटरशिप आ गई है, अदलिया की जो इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो गई है, तो दोबारा बहाल कर लेंगे। तो पहले तो उनकी जो डिक्टेटरशिप थी वो तो खत्म कर लेना। अच्छा, इरशाद भट्टी साहब क्या राय है आपकी? मैडम शेख, सवाल पे आने से पहले दो तीन छोटी छोटी बातें। अभी मुझे एक मरतबा फिर दर्स दिया गया, भाषण दिया गया कि पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदा है और पार्लियामेंट को सब कुछ ख़त्म करने का या बनाने का या आइन साजी का या कानून साजी का हक़ है। इसके लिए मेरे भाई पार्लियामेंट का अवाम का नुमाइंदा होना ज़रूरी है। इसके लिए पार्लियामेंट के पास मैंडेट होना ज़रूरी है। इसके लिए पार्लियामेंट लोटों के ज़रिए और जिस तरह जिन हालात में ये 37 दिन जो थिएटर, सर्कस और तमाशा लगा रहा, इस तरह पार्लियामेंट नहीं कानून साजियाँ करती। पहली बात। दूसरी बात, जब आप साकिब निसार साहब, खोसा साहब, इफ्तिखार चौधरी साहब की बात करते हैं तो इफ्तिखार चौधरी साहब का ये क्रेडिट भी सामने रखिए कि उन्होंने फ़ाइज़ ईसा काजी साहब को डायरेक्ट बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाया था। और जब इनकी आप बात करते हैं तो फिर फ़ाइज़ ईसा काजी साहब का भी नाम दरमियान में शामिल कर लिया करें। तीसरी बात है कि मेरे भाई ने कहा कि सियासत की नज़र से देखते हैं हम, और जजेस के चैम्बर्स के जजेस होते थे, मिले हुए जजेस होते थे। तो मेरे भाई 26वीं तरमीम के बाद आज से हमारी अदलिया मुकम्मल सियासी हो गई है। आज से सियासत अदलिया को कंट्रोल करेगी। आज सियासत जज रखेगी, मॉनिटर करेगी और चीफ जस्टिस बनाएगी। और जो आपका आइन का प्रियम्बल है, इब्तदाइया है, जिसकी आप कस्में खाते हैं कि उसके 3 सतून हैं, हुकूमत, पार्लियामेंट और अदलिया, एक अल्हम्दुलिल्लाह आज खत्म हो गया है। 2 मिल गए, एक खत्म हो गया। तो इस पे जश्न तो बनता है ना। ये है वो काला सांप जिसने डसा है। इसने डसा, काले सांप ने डस लिया आज़ाद अदलिया को, खुद मुख्तार अदलिया को, आइन को, और काले सांप के जहर से इस वक्त हम सारे जहर आलूद हो चुके हैं। अब आइए वापस सवाल पे मैडम शेख। आज आज़ाद अदलिया के लिए एक स्याह दिन है। आज खुद मुख्तार अदलिया के लिए एक स्याह दिन है। आज सुप्रीम कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के लिए एक स्याह दिन है। आज जमहूरियत के लिए एक स्याह दिन है। इसलिए मैं कहता था ये डब्बा बंद जमहूरियत है, वो असली वाली नहीं है। आज आइन के लिए एक स्याह दिन है। आज वोट की इज्जत के लिए एक स्याह दिन है। मैडम शेख, एक नामुकम्मल और अधूरी और फार्म 47 की पार्लियामेंट ने लोटों की मदद से शबे खून मारा आज़ाद अदलिया पर। एक अधूरी और नामुकम्मल सेनेट ने शबे खून मारा आज़ाद अदलिया पर। और मैडम शेख, सच कह रही है हुकूमत कि हुकूमत ने अपने तमाम मकासद पूरे कर लिए हैं। मकासद क्या थे? पहला मकसद था कि मंसूर अली शाह साहब और मुनीफ अख्तर साहब चीफ जस्टिस ना बन पाएँ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मकसद पूरा हो गया। अब मंसूर अली शाह अभी तो ये बात तो हतमी नहीं है भट्टी साहब, ये हतमी नहीं है। मैडम शेख, मुझे बात मुकम्मल करने दे प्लीज। आप अपनी बात रखिए, मुझे प्लीज अपनी बात कंप्लीट करने दे। आपको नहीं लगती होगी, मुझे लगती है। मुझे लगती है आपको जो आपकी राय का मुझे एहतराम है, मेरी राय सुन लीजिए। तो आज यानी अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका पहला मकसद पूरा हो गया कि वो जिसको चाहेंगे उसको चीफ जस्टिस लगाएंगे। दूसरा मकसद, आईनी अदालत या आईनी बेंच जो हुकूमत बनाएगी। मकसद मतलब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ सिविल और फौजदारी मुकदमे सुनेगी। तीसरा मकसद, अदलिया हमारे ताबे हो, जज लगाएं हम, जज की मॉनिटरिंग हम करें, चीफ जस्टिस हम बनाएं। वो मकसद भी पूरा हो गया। ठीक है मैडम शेख, 13 रुकनी जुडिशल कमीशन है जिसमें हुकूमत की अक्सरियत है। 12 रुकनी पार्लिमानी कमेटी है जिसमें हुकूमत की 2/3 अक्सरियत है। ये अदलिया के फैसले करेंगे, मतलब हुकूमत अदलिया के फैसले करेगी। और इन 25 लोगों को, जिनमें से 5 को निकाल दीजिए, मेरी बात कंप्लीट, आखिरी पॉइंट रह गया। इन 25 में से 5 को निकाल लीजिए, बाकी 20 को कंट्रोल करेंगे 4 बंदे, नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब। यही हुकूमत चाहती थी। और आखिरी बात, चौथा मकसद, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का अज खुद नोटिस इख्तियार ख़त्म, सिकंदर सुल्तान राजा साहब कंटिन्यू करेंगे। ये मकसद भी पूरा हो गया। लिहाजा हुकूमत ठीक कह रही है कि 26वीं आइनवी तरमीम उनके लिए संगे मील है, फतह का दिन है और उनके मकासद पूरे हो गए। हाँ,
ये ज़रूर है, आखिरी 2 जुमले मैडम शेख, के 26वीं आइनवी तरमीम ने एक बार फिर सबको बेनकाब कर दिया, एक बार फिर अक्सरियत की जमहूरियत फ्रॉड निकली, अक्सरियत की आइन पसंदी ड्रामा निकली, अक्सरियत की वोट की इज्जत ढकोसला निकली। तो मुबारक हो मेरे पाकिस्तानियों, सारों का पाकिस्तान है। आज से जो आइन का तीसरा सतून था वो ख़त्म हुआ। दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है, कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। सलीम साफ़ी साहब, दरअसल नाग कोई और, सांप कोई और, डसा अदलिया को है। देखिए, पाकिस्तान में बदकिस्मती ये है कि यहाँ ज़र्फ की बहुत कमी है और जर्नेल को मौका मिल जाता है तो वो भी आपे से बाहर हो जाता है, सियासतदान को मौका मिल जाता है तो वो भी अपने हदूद से बाहर निकलने की कोशिश करता है, और जज को मौका मिल जाता है तो जज फिर अपने हदूद में नहीं रहता और वो उससे बाहर निकल जाता है। तो ये जो सुहेल वड़ाई साहब ने तफसील बयान की, ये अपनी जगह पे एक तलख हकीकत है और इसने लोगों को बहुत दुखाया इसलिए कि जुडिशरी की बहाली, इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए लोगों ने जानों की कुर्बानियाँ दी थी। आप लोगों को याद होगा कि इस्लामाबाद में एक धमाका हुआ था और उसमें कई अफराद वो शहीद हो गए थे। तो लेकिन उसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब ने अपने इदारे की इस्लाह करने की बजाय और लोगों को इंसाफ देने की बजाय अपने अना की तस्कीन के लिए वो कुछ किया कि हर कोई कहता था कि तौबा इस्तग़फ़ार। फिर उसके बाद हमने साकिब निसार साहब का दौर देखा, फिर उसके बाद हमने दीगर चीफ जस्टिस का दौर देखा, और ये जो काले नाग की बात की जा रही है तो इन सब का दौर जो है वो काले नाग की बालादस्ती से इबारत है। उसमें किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि उसको कंट्रोल करे और उस अपने आप को उसके असर से आज़ाद करे। अब ये जो कुछ हुआ है इसमें भी तजावुज़ हुआ है, क्योंकि रिएक्शन में हुआ है, क्योंकि पिछले 5-10-15 साल उनके पेश नज़र हैं, तो इसमें भी उन्होंने भी एतदाल से काम नहीं लिया और अपने हदों में नहीं रहे। मेरे ख्याल में अगर सिर्फ 19th अमेंडमेंट को, जिसमें 18th अमेंडमेंट को रिवर्स करवाया गया था, अगर सिर्फ उस पर इत्तेफाक किया जाता और 19th अमेंडमेंट को हटा दिया जाता तो बहुत बेहतर होता। लेकिन अब यहाँ पर भी जो कि रिएक्शन में कानून साजी हो रही है और उस माजी को मद्देनज़र रखकर कानून साजी हो रही है, इसलिए इसमें भी ये तासुर सामने आता है, उससे मजमूई नतीजा उससे ये सामने आता है कि शायद जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव के मातहत कर दिया गया है। लेकिन नीमा सुहेल वड़ाई साहब कहते हैं अगर ऐसा है भी, अगर ऐसा तासुर भी है तो कोई कबाहत नहीं है, पहले दुरुस्त होने तो दें अदलिया के निज़ाम को, क्योंकि ज़ख्म जो पार्लियामान ने खाए हुए वो बहुत गहरे हैं। अलीना, मेरा ख्याल है आईनी तरमीम में या कानून साजी में और बदले में फ़र्क होना चाहिए। आपने ज़रूर, और मेरा ख्याल है साफ़ी साहब, सुहेल वड़ाई साहब और मेरी इस पे इत्तेफाक राय है इस बात पे कि इफ्तिखार चौधरी साहब का वक्त बहुत बुरा वक्त था, और वो बुकला जो कहते थे कि हमें जजेस की ज़रूरत है कि वो हुक्मरानों से, सियासतदानों से बेहतर हुक्मरानी कर सकते हैं, वो बहुत गलत साबित हुए और उन्होंने इस मुल्क का जो निज़ाम था उसको बहुत पीछे कर दिया। तो इस पे तो दो राय है नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो तरामीम की गई हैं वो उस मसले को हल ही नहीं करती। इख्तियारात जो 184(3) का है फॉर एग्जांपल, जिसकी वजह से आपने प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजा, या 62, 63 वो अभी भी वही हैं, सिर्फ आपने बेंचेस बदल दिए हैं, तब तरीकाकार बदल दिया है कि वो जजेस अपॉइंट किस तरह होंगे। अब क्या वही जजेस अगर किसी और सियासतदान को जो आज जो काले नाग हैं और उनके साथ जो एलीट एक कंसेंसस है उनको सूट नहीं करते, क्या वो वही इख्तियारात इस्तेमाल करके वही चीज़ फिर से नहीं कर सकते? सो क्वेश्चन इज वो कौन से इख्तियारात थे जिनको गलत इस्तेमाल किया गया। मेरा मुतालबा ये है कि वो इख्तियारात वहीं के वहीं हैं, लेकिन जो कौन उनको एक्सरसाइज करेगा उस पे हुकूमत ने पार्लियामेंट का कंट्रोल जो है उस पे किया है, ताकि वो अपनी पसंद से फैसले करवा सकें। ये मेरा ख्याल है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको समझने की ज़रूरत है। दूसरी बात ये लीना, हम माजी की मिसालें तो देते हैं, लेकिन पिछले 1 साल की मिसाल ले लें आप। क्या हमने सेल्फ
रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन नहीं देखा जुडिशरी में। आपने एक प्राइम मिनिस्टर को नाअहल किया, लेकिन यही आपकी जुडिशरी है आज की सुप्रीम कोर्ट जिसने फैसला किया कि वो गलत था, लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन गलत थी। पार्लियामेंट ने 62(1)(f अभी भी इस तरमीम के जरिए नहीं बदला। अदालती का फैसला है जो कहता है वो किसी भी सियासतदान को आप डिस्क्वालीफाई करने के लिए इस्तेमाल नहीं होगा 62(1)(f। ये एक अहम बात है कि हमारे सियासतदान ही डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का और फोरम तलाश नहीं करते, पार्लियामेंट को कुछ नहीं समझते, वही अदालतों में जाते हैं। और फिर अदलिया भी बिल्कुल दुरुस्त है, वो अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए कि वो खुदा हैं, वो उन पावर्स को एक्सरसाइज भी करते हैं। तो इस तीसरा लीना हमने चेंजेस देखी हैं, वो चेंजेस हमने देखी हैं सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर का जो तरमीम आई थी पिछले साल, जो एक्ट आया था उसमें चेंजेस आई हैं, लेकिन हमने मौका ही नहीं दिया कि उससे जुडिशरी जो है वो कितनी कंट्रोल में आती है। 184(3) के बाद अपील एक बहुत बड़ी चीज थी। अगर 184(3) की अपील होती तो पैनामा का फैसला जो है वो अपील हो सकता था। अच्छा, कहीं ना कहीं अभी पार्लियामेंटेरियंस को न सिर्फ माजी बल्कि मुस्तकबिल से मुतल्लिक भी उनको ऐसे ही खदशात है, उनको ऐसा खदशा था और जी एग्जैक्टली ना। आखिरी बात मैं साफी साहब से एग्री करती हूँ, मैं भी बहुत हामी हूँ जुडिशल रिफॉर्म की। 19th अमेंडमेंट बहुत अच्छी चीज थी, उसमें जो पार्लियामेंट्री ओवरसाइट थी वही बहाल कर देते तो मसला जो है वो हल हो जाता। लेकिन जो प्रॉब्लम है वही कि आपने जुडिशरी को टेम करने के लिए, जो हमारा आज का एलीट कंसेंसस है जिसमें जो काले नाग हैं, उन्होंने जुडिशरी को कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में लाने के बजाय सब्जुगेट किया है। ये मेरा कंसर्न है। और परीना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स मजाक तो नहीं है कि आज ये कर लें कल फिर से कर लें, बहुत बड़ी चीज है। पाकिस्तान के आइन 1973 से बना हुआ, सिर्फ 26 अमेंडमेंट्स हुई है, तो मेरा ख्याल है इसको ज्यादा संजीदगी से लेना चाहिए। सोहेल वड़ायत साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क सर। मेरा ये ख्याल है कि एक तो जो इन्होंने रीमा साहबा ने कहा कि आर्टिकल 184 में अमेंडमेंट होनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है कि ये उन्होंने जो जिस पे कंसेंसस हुआ है अभी सिर्फ वो तरामीम की हैं। मुझे लगता है कि और तरामीम भी आएंगी और ये जो चीज़ें हैं ये भी होंगी। दूसरी बात यह है कि आपको सोसाइटी में ये हर तरह के तजुर्बात होते रहते हैं। कभी हम समझते थे कि भुट्टो साहब ने अपोजिशन के साथ ज्यादती की और जो 1973 के आइन में तरामीम इंट्रोड्यूस करवाई वो गलत थी। फिर हमने समझा ज़ियाउल हक ने जो 8वीं तरमीम करवाई वो गलत थी। अब भी जाहिर है इस तरह की चीज़ें आएंगी और बड़ी ये वैलिड है। जो एतराज़ हो रहा है इसके अंदर भी बहुत सारी हकायक हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अब आम तौर पे यही होता है ना कि जो वाकयात हो रहे होते हैं पहले उनको रोकने की कोशिश की जाती है। तो अगर मैं भी ये समझता हूँ कि अगर इस पे अदलिया की आज़ादी पे बहुत बड़ी कोई ज़रब लग गई तो मैं खुद इनके साथ हूँगा, इस पे क्रिटिसाइज करूँगा। जिस तरह हम पहले जुडिशरी पे क्रिटिसाइज करते रहे हैं कि उसने पार्लियामेंट को जो है वो सबजुगेट किया हुआ है, तो डेफिनेटली। लेकिन इस वक्त मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट का ये हक है कि वो अपना दिफा करे, क्योंकि बार बार उस पर अटैक होता रहा है। तो हो सकता है इसमें एक्सेसेस हो, लेकिन ये एक्सेसेस जो हैं इनका भी हमेशा मदावा होता है। जिस तरह जुडिशरी के एक्सेसेस का बिल आकर मदावा हो गया, फिर भी मदावा होगा, लेकिन देखने दें। हमने तो जुडिशरी को भी सारे इख्तियार दे के देख लिया। अच्छा। तो उसका नतीजा भी अच्छा नहीं निकला। एक दफा पार्लियामेंट को भी 75 साल हो गए हैं, कभी फौज उसके हकूक गज़ब कर लेती है, कभी अदलिया कर लेती है, कभी कोई और कर लेता है, तो कभी आपस में ये लड़ पड़ते हैं। तो एक दफ़ा इनको भी करने दें एक्सरसाइज। ठीक है सर। सोहेल वड़ायत साहब की राय सबसे अलग, बाकी तीनों हमारे जो पैनलिस्ट हैं उनकी राय बिल्कुल मुख्तलिफ। आप अपना फीडबैक दीजिएगा हमें सोशल मीडिया के ऊपर। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।